बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 15 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। डज द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बेसिकली वो पूछना ये चाह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या वोल्टेज जो है और इंड्यूस्ड करंट जो है ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब दोनों में से कौन सी चीज़ रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अ, हमें पता है कि करंट जो है सर्किट में से उसी वक्त जो है ना वो फ्लो करती है जब सर्किट क्लोज हो। तो अगर सर्किट ओपन होगा तो सर्किट में बेशक ईएमएफ इंड्यूस हो रही होगी, लेकिन करंट जो है उसमें से फ्लो नहीं होगी। सर्किट में करंट सिर्फ उसी वक्त फ्लो होगा जिस वक्त सर्किट जो है वो क्लोज होगा। हमारे पास ईएमएफ जो है उसका फार्मूला अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, चलिए यहाँ से हेल्पिंग लाइन यूज करते हैं। इसमें जी क्लियर है कि अगर सर्किट ओपन होगा, मतलब जो है ईएमएफ की अगर सिर्फ बात की जाए, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वोल्टेज रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करते, लेकिन करंट जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। पहले हम लोग ये वाली चीजें ऑलरेडी जानते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये वाली चीज देखी हुई है। नो, क्वेश्चन देखते आंसर देखते हैं इसका। नो ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, ईएमएफ जो है उसके लिए तो फार्मूला हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ये वाली चीज देखी थी ना, द रिलेशन फॉर ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर ईएमएफ और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के ऊपर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है कि टाइम के रिस्पेक्ट से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है। The induced EMF depends upon the number of the turns and the rate of the change of the magnetic flux through the coil. The induced EMF in the circuit does not depend upon the resistance of the circuit. ऑब्जेक्टिव में भी कहीं पे ये वाली चीज पूछी जा सकती है। वेल जी, ये था इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड करंट के बारे में। तो करंट जो है वो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ मैं अगर यूज करूं, दैट इज V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर। ये वाली हम लोगों ने ला पढ़ा था ना, तो यहाँ से I इज इक्वल टू V ओवर R। सही है। तो करंट के एक्सप्रेशन में जो है ना वो रेजिस्टेंस का फैक्टर जो है वो आ जाता है, ये वाली चीज। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास जो इंड्यूस्ड करंट होगी दैट इज I इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। तो ये चीज डिपेंड करती है, यस द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द circuit. The induced current through the coil is given by the relation। ये ओहम का लॉ यूज करके आपको पता है कि वोल्टेज को हम लोग ईएमएफ के इक्वल रख सकते हैं, तकरीबन ये इक्वल होते हैं। 15.2 A square loop of wire is moving through a uniform magnetic field. The normal to the loop is oriented parallel to the magnetic field. Is an EMF induced in the loop? Give a reason of your आंसर। अच्छा, वो कह रखा है कि एक हमारे पास स्क्वायर लूप है। आमतौर पर जो हमारे पास लूप्स बनी होती है ना कॉइल, वो सर्कुलर फॉर्म में होती है। ठीक है, ये आमतौर पर इस किस्म की कॉइल होती है, बट फॉर द प्रेजेंट केस वो कह रहा है कि हमारे पास जो लूप है वो एक जो है ना वो कह लें कि स्क्वायर लूप है। हमारे पास जो वो कॉइल है उसकी टर्न्स कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, स्क्वायर्स की टर्म में जो है ना वो टर्न्स बनी हुई है। तो इस किस्म की एक जो है ना वो लूप जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से क्लियरली बताया जा रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का वो जिक्र कर रहा है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से ये वाली चीज गुजर रही है, और दूसरी बात उसने हमें ये बताई कि एंगल एंगल भी 0 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, और प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल टू द लूप लूप की जो प्लेन है इसमें, इसके नॉर्मल में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में दोनों में एंगल जो है वो 0 डिग्री है। अब हम लोगों ने बताना है कि इसमें इज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट। ईएमएफ इसमें इंड्यूस आप लोगों के माइंड में आएगा, थीटा तो 0 है, cos 0 1 होता है, तो ईएमएफ क्यों नहीं इंड्यूस हो रही? इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो कांस्टेंट है। ठीक है,
जब तक इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लूप जो है वो मूव कर रही है, तो लूप में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के फैराडे लॉ में ये वाला जो फैक्टर है ना डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, इसमें से अगर मैं डेल्टा फाई को पिक करूंगा तो ये वाली चीज जीरो होगी। डेल्टा फाई जीरो है, क्यों जीरो है? इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। कॉइल जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर मूव करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा, तो ये वाला फैक्टर डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी हम लोग जीरो कर देंगे, तो ईएमएफ इंड्यूस जो है ना वो जीरो हो जाएगी। ये था इसका आंसर जी। 15.3, a light metallic ring is released from above into a vertical bar magnet. Bar magnet viewed from above, does the current flow clockwise or anti-clockwise in the ring? ये वाली चीज हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना वो देखनी है। करंट की डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने एक राइट हैंड रूल पढ़ा था, फॉर द डायरेक्शन ऑफ करंट, माइंड में रखे, वो यहाँ पे यूज होगा जी। मैग्नेट बार नीचे पड़ी हुई है, ठीक है, नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है। सब जानते हैं कि मैग्नेट बार में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं, मैंने कोशिश की है उनकी शेप यहाँ पे बनाने की। अब एक सर्कुलर रिंग जो है वो जब ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करेगी ना, तो इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो चेंज होंगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इसमें एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगी। जाहिर सी बात है, सब जानते हैं कि अगर मैग्नेट जो है ना, ये मैग्नेट मैग्नेट से दूर होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। जैसे जैसे मैग्नेट की कोई चीज नजदीक आएगी, मैग्नेट की वैल्यू ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होती चली जाएगी। तो इसलिए जब लूप ऊपर से नीचे गिरेगी तो इसमें से गुजरने वाली जो फील्ड लाइंस है ना, उनकी तादाद भी चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, तो हम कहेंगे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रखा है तो इसमें से गुजरने वाली जो इसमें जो है ना, सॉरी, लूप क्लोज है, जो है ना रिंग, वो एक क्लोज लूप की तरह ही होती है, तो इसमें से एक करंट जो है ना वो गुजरना शुरू हो जाएगी। अब हम लोगों ने देखना है कि करंट जो गुजर रही है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम लोगों ने पीछे एक रूल पढ़ा था डायरेक्शन निकालने का, ठीक है, वो क्या रखा है कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है ना वो फ्लो करेगी। द इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द रिंग एज व्यूड फ्रॉम द अबव। अगर हम लोग कॉइल को ऊपर से देखेंगे ना, देखा दो वे है ना, हम लोग एक तो कॉइल को ऊपर से भी देख सकते हैं और दूसरा कॉइल को साइड व्यू से भी देख सकते हैं। ये सारी कैलकुलेशन जो है ना, बात हो रही है, कैलकुलेशन तो नहीं, डिस्कशन हो रही है ऊपर से व्यू करने के लिए। इन द रिंग एज अबव फ्रॉम द, तो क्लॉक इसमें जी क्लॉकवाइज करंट होगा। When a light metallic ring is released from the above into vertical bar magnet, then according to Faraday's law, an induced EMF is produced in it. But according to Lenz's law, the induced current in the ring should be in up should opposes the cause in the that produces it. Thus, the lower and the lower and the and ring will have north pole. चले, इसको इसने इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमने लेंजेस लॉ में बार बार यही चीज पढ़ी थी और यहाँ पे भी वही चीज जो है ना वो बार बार आएगी कि जो एक मैग्नेट बाहर रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है कॉइल में से करंट के गुजरने से, तो दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं चेंज को। अपोज के लिए क्या होगा, अब नीचे देखें, ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, नीचे वाले मैग्नेट के ऊपर नॉर्थ पोल है ना, तो अब ये जो कॉइल है इसमें से जो मैग्नेट बनेगा ना, उसके लिए नॉर्थ पोल नीचे होगा, साउथ पोल ऊपर होगा। इसी तरह से नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा ना, तो इसमें से वो रिपल्शन होगी अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। अब कॉइल में से नॉर्थ जो है ना वो कह लें कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करवाने के लिए जो करंट है ना, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, देखें आपका थंब जो है वो अगर नीचे की तरफ जो है ना वो पॉइंट आउट करे, तो जस्ट जस्ट आप जो है ना थोड़ा सा इसको इमेजिन करें, तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है ना वो होनी चाहिए, ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है ना वो इसमें से फ्लो जो है वो करेगी। देन बाय राइट हैंड द करंट
flows in the clockwise direction. 15.4 है। 15.4 में हमें कहा गया कि दो कॉइल्स एक दूसरे के नजदीक पड़ी हुई हैं। ठीक है, फिगर जो है ना हमारे पास 15.4, इसमें दो कॉइल्स एक दूसरे के नजदीक पड़ी हुई हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द रेजिस्टर आर इन द फिगर। अच्छा, हमने ना ये रेजिस्टर जो है इसमें से करंट की डायरेक्शन को जो है ना वो देखना है इन फिगर व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड। थोड़ा सा जो है ना इसको भी विजुअलाइज करते हैं कि देखें हमारे पास ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। तो जब हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे ना कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को देखते हुए, जब स्विच एस जो है ये क्लोज होगा तो सबको पता है कि बैटरी, ये देखें ये जो बैटरी है इसमें किसकी वजह से करंट जो है वो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करनी है ना करंट ने। ठीक है, इस तरह से कॉइल्स में से होते हुए तो करंट जो है उसका ओवरऑल इफेक्ट होगा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में करंट जो है ना वो फ्लो करना शुरू कर देगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब स्विच क्लोज होगा तो प्राइमरी कॉइल में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी, बट अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें से करंट की डायरेक्शन तो अपोजिट होनी है ना। तो सेकेंडरी कॉइल में करंट, ये मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट ए की, जब स्विच को क्लोज करेंगे, जब स्विच क्लोज होगा तो प्राइमरी कॉइल में करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और जो सेकेंडरी कॉइल है अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ उसने अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना है। तो सेकेंडरी कॉइल में करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। अगर सेकेंडरी कॉइल में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए तो फिर जो है रेजिस्टर में से करंट की डायरेक्शन पहले लम्हे जब सर्किट को क्लोज करेंगे तो वो होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये है सर्किट जब क्लोज होगा। तो सर्किट क्लोज होगा तो प्राइमरी में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, सेकेंडरी में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो रेजिस्टर में करंट फ्लो करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब सर्किट को ओपन करेंगे तो चीजें उलट हो जाएंगी। सर्किट ओपन होगा तो प्राइमरी में करंट जो है वो जो है ना वो फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर द केस व्हेन सर्किट इज ओपन, और सेकेंडरी में करंट उस वक्त फ्लो करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब सेकेंडरी में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो उस वक्त रेजिस्टर में करंट जो है वो फिर राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो करेगी। 15.4 में यही चीज लिखी गई है। ठीक है, पहले केस में लेफ्ट टू राइट और दूसरे केस में राइट टू लेफ्ट जो है ना ये वाली चीज फ्लो कर रही है। यही एक्सप्लेनेशन आप लोगों को जो है ना वो की बुक्स में भी लिखी हुई जो है ना वो मिलेगी। ठीक, 15.5 देखते हैं। डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्किट। क्या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, इसमें पूछा जा रहा है कि एक तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सटर्नल लगाया होता है ना जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रही होती है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही होती है, और दूसरा करंट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। जब इंड्यूस्ड करंट गुजरती है तो उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है, तो दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। अब कह रहा है कि क्या वो हमेशा डिक्रीज करने की कोशिश करता है? नहीं, हमने डिक्रीज का लफ्ज तो नहीं पढ़ा था। लेंजेस लॉ में ये था कि वो जो इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक जो है ना वो बनता है ना मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड, वो चेंज को जो है ना वो अपोज करता है। चेंज को अपोज करने का मतलब कि अगर एक्सटर्नल सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा हो रही होगी तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो है ना वो इसको कम करने की कोशिश करेगा, और अगर एक्सटर्नल सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कम हो रही होगी तो फिर जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो इसको ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हर हाल में उसको अपोज करना है, उसको उसकी मुखालफत करनी है। अगर कम हो रहा हो तो ज़्यादा करता है, और अगर ज़्यादा हो रहा होगा तो इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेट जो है ना उसको कम करने की कोशिश करेगा। यही बात यहाँ पे भी आपको मिलेगी। ये चीज़ है। नो, इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स, बट इफ द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग देन इट एक्ट्स टू डिक्रीज। हमें पता है अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ उसने इसको मुखालफत करनी है। और ये नीचे जो है ना वो दूसरी स्टेटमेंट लिखी होगी कि अगर डिक्रीज हो रहा हो तो इंक्रीज, और अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो डिक्रीज। 15.6
15.6 में जी, when the switch in the circuit is closed, a current is established in the coil and the metal ring jumps upward. हाँ जी, हमें पता है ये, अगर आपको डायग्राम नजर आ रही है अपनी बुक पे आप यूज कर सकते हो कि एक हमारे पास मेटल की बनी हुई ये शेप है, इस शेप के ऊपर जो है ना वो एक कॉइल को रैप किया गया है और इसके ऊपर एक मेटल रिंग को रखा गया है। सबको पता है कि जब ये कॉइल वाला सर्किट क्लोज होगा तो कॉइल में से करंट गुजरना शुरू होगी। जब कॉइल में से करंट गुजरना शुरू होगी तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी फील्ड लाइंस ऊपर ये एक मेटल रिंग ना अलहदा से इसके ऊपर रखी हुई है और वो मूव कर सकती है। मैग्नेटिक फील्ड जब पैदा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिंग्स में से भी गुजरेंगी। अब रिंग क्योंकि एक क्लोज सर्किट होता है, जब क्लोज सर्किट है तो रिंग में भी करंट पैदा होगी, इंड्यूस्ड करंट, नीचे वाले मैग्नेट की वजह से। तो जो रिंग में इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी ना उसकी वजह से जो मैग्नेट है उसने नीचे वाले मैग्नेट को तो रिपेल करना है, अपोज करना है। अपोज का मतलब रिपेल। तो इसलिए ये जब इस नीचे वाली कॉइल में से करंट गुजरती है तो ये रिंग ऊपर की तरफ गुजरती है। रीजन सबको पता है कि नीचे वाले मैग्नेट की वजह, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जब रिंग में से गुजरेंगी तो उसमें करंट पैदा होगा। उस करंट की वजह से भी एक मैग्नेट पैदा होता है। तो दोनों मैग्नेट जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोज करते हैं, इसलिए रिंग जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जो है ना जंप करती है। तो ये वाला इफेक्ट सेम रहेगा, चाहे इस तरफ पॉजिटिव लगा दें दूसरी तरफ नेगेटिव, और अगर इस तरफ नेगेटिव हो जाए दूसरी तरफ पॉजिटिव लगा दें कॉइल के, तो फिर भी अफेक्ट्स रिंग का बिहेवियर सेम ही रहेगा। उसने सेकंड जो है ना स्टेप उसमें यही पूछा हुआ है कि अगर पोलैरिटी को चेंज कर दिया जाए तो फिर रिंग क्या के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो रिंग के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। रिंग उसी तरह से जी जो है ना वो मूव करेगी ऊपर की तरफ ही, क्योंकि अब अगर नीचे करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो रिंग में भी बनने वाली करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। 15.7, 15.7 में जी बताया गया है कि हमारे पास फिगर शोज ए कॉइल ऑफ वायर इन द एक्स वाई प्लेन। हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, तीन एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और जी एक्सिस है। जो हमारे पास कॉइल है ना, कॉइल एक्स वाई प्लेन में पड़ी हुई है। एक्स वाई प्लेन का मतलब एक्स एक्सिस इस तरफ, वाई एक्सिस इस तरफ, और प्लेन जो है ना वो इस तरफ पड़ी हुई है, इस तरह से करके। ये सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई एक्सिस में है, जी एक्सिस की तरफ नहीं है। अगर तो प्लेन इस तरह से जो है ना वो रिंग पड़ी होती तो फिर उसका इफेक्ट जी एक्सिस की तरफ होता, लेकिन प्लेन जो है ना वो प्योरली एक्स और वाई एक्सिस के अलांग जो है ना वो पड़ी हुई है। अब हमने ये देखना है कि अगर इस तरह का सिचुएशन हो तो कॉइल जो है वो किस एक्सिस के अलांग घूमे तो उसमें मैग्नेटिक सॉरी ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो सकती है। हाँ, देखें, अगर तो कॉइल जो किस एक्सिस के गिर्द घूमे, अगर तो कॉइल जो है वो जी एक्सिस के गिर्द घूमेगी ना, जी एक्सिस के गिर्द घूमने का मतलब इस डायरेक्शन में रोटेट करना या इसके अपोजिट, तो इसमें से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। अगर लूप जो है वो वाई एक्सिस के गिर्द भी घूमे तो उसमें से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट ही है, जिस तरह की ये जो है ना वो हमारे पास ओरिएंटेशन बताई गई है। तो उस वक्त भी प्रोड्यूस नहीं होगा ईएमएफ। हाँ, लूप में ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो है वो पैदा करने के लिए लूप जो है जब वो एक्स एक्सिस के गिर्द घूमेगी ना तो लूप में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो उस वक्त जो है करंट भी पैदा होगी और ईएमएफ भी इंड्यूस जो है ना वो होगी। तीन एक्सिस हैं, ना वाई एक्सिस के गिर्द घूमने से ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ना जी एक्सिस के गिर्द। सिर्फ एक्स एक्सिस के गिर्द जब ये लूप घूमेगी तो लूप में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो उसी वक्त जो है इसमें करंट और ईएमएफ दोनों चीजें इंड्यूस होंगी जब लूप एक्स एक्सिस के अलांग घूमेगी। ये जो है ना वो कह लेंगे इस प्लेन में एक्स एक्सिस के दरमियान जो है ना वो जब घूमेगी, आपको पता है ये लैंड ऊपर या ये नीचे, तो इस तरह से घूमे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन होगी तो पैदा होगा 15.7 का। 15.8, how would you position a flat loop of wire in a changing magnetic field so that there is no EMF induced in the loop? हमारे पास जी किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रखा है और हमारे पास एक लूप है। अब हमने उस लूप को उस रीजन में इस तरह से रखना है कि ईएमएफ इंड्यूस ना हो। बहुत सीधी सी और आसान सी बात है कि अगर तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी वैल्यू को चेंज जीरो कर दें तो फिर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी,
और मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला सबको पता है कि फाई बी जो है ना वो हमारे पास होगा बी डॉट ए, ये 15.8 में कर रहा हूँ, और इसमें आ जाएगा जी बी ए कॉज ऑफ थीटा। तो अगर दोनों चीजों में थीटा की वैल्यू इस तरह से लूप को रखें कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो ना, तो cos 90 जीरो होगा, ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो ईएमएफ जो है उस वक्त इसमें इंड्यूस नहीं होगी। यही रामलीला हमें यहाँ पे भी लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, जब हम लूप को इस तरह से ओरिएंट करें कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बन जाए, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बन जाएगी तो उस वक्त जो है हमारे पास जो इंड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था ना फैराडे लॉ, उसमें डेल्टा फाइव की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, जीरो होगी इंड्यूस उस वक्त। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रखा है, लूप को इस तरह से रखें कि दोनों में 90 डिग्री का एंगल बने, मैग्नेटिक फील्ड और लूप की जो नॉर्मल की डायरेक्शन है, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। बाकी किसी भी एंगल के लिए ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है। 15.9 इन ए सर्टेन रीजन ऑफ अर्थ Earth's magnetic field point vertically downward when a plane flies due north. Which wingtips positively charged? ये देखते हैं जी 15। हमें ये कहा गया है कि ये डायरेक्शन मैंने जो है ना वो टेम्परेली बना ली है। चार डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ई स्टैंड्स फॉर ईस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट, एन फॉर नॉर्थ एंड एस फॉर साउथ। अब इस रीजन में से मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड है सारे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड। चले, और यहाँ से एक प्लेन जो है ना वो गुजरता है। अब क्योंकि प्लेन की सारी बॉडी जो है वो मेटल की बनी हुई है, तो मेटल में से जब मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का जो है वो गुजरेगा तो उसमें भी एक उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी, जिस फोर्स की वजह से जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना वो किसी हार्श डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। तो देखते हैं, क्योंकि प्लेन जो है वो नॉर्थ की तरफ जो है, इसको अगर पढ़ेंगे प्लेन जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रखा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये फार्मूला होता है दी फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। V क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट V और B में है, तो अगर आप लोग विजुअलाइज करो ना, हम लोग राइट हैंड यूज करके जो है ना वो राइट हैंड यूज करें और नॉर्थ से डी डाउन की तरफ जाएं, वेलोसिटी जो है वो नॉर्थ की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो अगर नॉर्थ से अपनी फिंगर जो है ना वो डाउनवर्ड आप करोगे ना, तो आपका जो थंब है ना राइट हैंड का, वो वेस्ट की तरफ जो है ना वो पॉइंट आउट करेगा। तो जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ राइट हैंड रूल। ठीक है, अब अगर तो फोर्स के लगने की वजह से, फोर्स का हमने ये राइट हैंड रूल लगा के देखना था कि डायरेक्शन फोर्स की किस तरफ है, वो फोर्स की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ बनती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन। अब देखें जी, उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे वेस्ट की तरफ। तो जो ईस्ट इसका विंग होगा उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो मेरे ख्याल में ईस्ट विंग जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए, और वेस्ट विंग जो है ना उसकी तरफ क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करके गए हैं, मूव जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता, सब जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वेस्ट की तरफ है, वेस्ट पे नेगेटिव आ जाएगा और ईस्ट पे पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन आपकी ये जो बुक है ना मेरे पास, इस पे उसने तो लिखा हुआ है, उलट लिखा हुआ है कि वेस्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मे बी स्कॉलर पे उसने थोड़ा सा ना वो डिफरेंट लिखा हुआ हो। ठीक है, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब जानते हैं कि मूव जो चीज़ है वो तो इलेक्ट्रॉन करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, प्रोटॉन मूव नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव चार्ज उधर ही रहेगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो वेस्ट विंग पे आएगा। तो डेफिनेटली अगर वेस्ट विंग नेगेटिवली चार्ज है, तो जो ईस्ट वाला विंग होगा उस पे तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 15.10 इंपॉर्टेंट चीज है ये, 15.9 और 10 दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें जब कहा गया है कि शो करें कि हमारे पास जो ईएमएफ या वोल्टेज है ना, और डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी दोनों की सेम जो है ना हमारे पास यूनिट्स हैं।
दोनों का प्रूव करना है कि यूनिट्स जो है ना वो सेम हमारे पास होती है। ईएमएफ या वोल्टेज की, और ये देखें ईएमएफ और वोल्टेज सेम उसने वी के इक्वल रखा हुआ है, और डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी की भी। ले ये देखते हैं, सब जानते हैं कि हमारे पास अगर तो इलेक्ट्रिक चार्ज हो और इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है? ठीक है, W इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज या ईएमएफ। ये फार्मूला बार बार पढ़ते आए हैं हम लोग, पीछे देखते आए हैं। तो अगर W जो है वो चार्ज इनटू ईएमएफ या वोल्टेज के इक्वल हो, तो यहाँ से ईएमएफ का फार्मूला क्या बनता है? ईएमएफ का फार्मूला बनेगा कि वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज लिखा हुआ है, वर्क का यूनिट होता है जूल पर कूलम। ईएमएफ जो है ना इसका होगा, ये इक्वल होती है जूल पर कूलम या वोल्ट। वोल्ट जो है हमने पढ़ा हुआ है कि जूल पर कूलम के इक्वल होता है। तो ईएमएफ के लिए हमारे पास इस तरह से ये वाला काम करने के बाद बन जाएगा जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हमने वोल्ट बोल दिया। अब आ जाते हैं डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, दूसरे जो है ना वो क्वांटिटी की तरफ। डेल्टा फाई ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हम लोगों ने पढ़ा था, ये वेबर है। और ये भी चीज बताई गई थी कि एक वेबर जो है ना ये हमारे पास होता है न्यूटन मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। ये वेबर की जगह पे हमने लगा दिया न्यूटन मीटर पर सेकंड, सेकंड वो नीचे आ गया, तो ये वन ऊपर बन गया न्यूटन मीटर, नीचे बन गया पर सेकंड। वेबर इस चीज के इक्वल होता है। तो न्यूटन मीटर हमारे पास जी, ये तो न्यूटन फोर्स है, मीटर डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये तो हमारे पास वर्क की चीज आ जाती है ना, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो न्यूटन मीटर जो है वो हमारे पास जूल के इक्वल हो गया, ये लिखा हुआ है एम्पियर सेकंड। अच्छा, एम्पियर सेकंड, एम्पियर करंट का यूनिट है ना, तो करंट जो है वो हमारे पास होती है क्यू बाई टी। करंट का फार्मूला जो हमने देख लिया ना वो था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब कूलम पर सेकंड। तो चार्ज की जगह पे हम लोग करंट की जगह पे, एम्पियर की जगह पे लिख लिया कूलम पर सेकंड। एम्पियर जो है वो कूलम पर सेकंड के इक्वल होता है। एक ही जगह पे कूलम पर सेकंड आ गया, ये सेकंड सेकंड के साथ काट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास कूलम बन गया। न्यूटन मीटर पर कूलम या न्यूटन मीटर को जूल पर कूलम, और हमने देखा कि जूल पर कूलम को तो वी के इक्वल लिख सकते हैं। तो इस तरह से करके दोनों तरफ यूनिट्स को सेम किया। ये वाला तो क्लियरली हम लोगों ने वर्क की डेफिनेशन से लिख लिया जूल पर कूलम, और यहाँ पे वेबर की हमने डेफिनेशन यूज की न्यूटन मीटर पर सेकंड। पर सेकंड वाला जो सेकंड था वो नीचे लिख लिया, एम्पेयर सेकंड आ गया, तो एम्पेयर सेकंड को हम सिर्फ कूलम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि एम्पेयर की इक्वल है कूलम पर सेकंड के, सेकंड सेकंड के साथ कैंसिल आउट हुआ, तो ये वाली चीज आ गई हमारे पास। 15.11, 15.11 में जी हमें पूछा गया है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक मोटर, जब एक इलेक्ट्रिक मोटर चलती है, जिस तरह से कि एक ड्रिल मशीन सबने देखी हुई है, सुराख करने के लिए यूज होती है ना, वाल्स वगैरह में या किसी और चीज में, such as an electric drill is being used, does it also act as a generator? If so, what is the consequence of this? जी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर होती है ना उसमें बैक ईएमएफ के इफेक्ट जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं। एक टॉपिक था पूरा पीछे जो है ना, तो मोटर के अंदर बैक ईएमएफ होती है, और जब हमारे पास जनरेटर होता है, जनरेटर्स के अंदर मोटर्स के इफेक्ट होते हैं। दोनों में चीजें जो है ना वो दोनों इफेक्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो पहली बात तो यह है कि यस जो है ना वो जब एक मोटर चलती है तो उसमें चलने के साथ साथ मोटर में जो है ना वो एक जनरेटर का इफेक्ट भी पैदा होता है। क्यों? क्योंकि देखें जब मोटर चलती है तो मोटर का असूल क्या होता है, उसमें एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट की वजह से एक कॉइल के ऊपर फोर्स एक्ट करती है और वो कॉइल घूमती है। मोटर का असूल ये है कि मोटर में सेंटर में एक कॉइल है और बाहर मैग्नेट होता है। तो उस मैग्नेट की वजह से कॉइल के ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है। जब कॉइल में से, मोटर की कॉइल में से करंट गुजरती है ना, तो मोटर की कॉइल में से करंट गुजरने से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है जो बाहर परमानेंट मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट करता है। ये चीज हम लोग डिटेल में क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे। तो मोटर घूमना शुरू कर देती है। अब जब मोटर घूम रही है तो मोटर के घूमने से मोटर की कॉइल भी इनसाइड घूम रही है, और उस कॉइल के इर्द मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, तो उसकी वजह से इसमें एक ईएमएफ जो है ना वो इंड्यूस हो जाती है। लुक ओवर हियर, यस, ए रनिंग मोटर आल्सो एक्ट्स लाइक ए जनरेटर।
बैक मोटर बैक जो है ना वो कह लेंगे ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स वाला टॉपिक यहाँ पे डिस्कस हो रखा है। द आर्मेचर, आर्मेचर जो है ना वो पार्ट है मोटर का जिसके ऊपर कॉइल लिपटी होती है। द आर्मेचर रोटेट्स ड्यू टू विच चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अकर्स। ठीक है, जब आर्मेचर की कॉइल जो है ना वो घूम रही होती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है जिसकी वजह से उसमें एक ईएमएफ जो है ना वो इंड्यूस हो जाती है जिसको बैक ईएमएफ कहते हैं। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था बुक में। और इसमें यह है कि जब तक मोटर के ऊपर लोड कम होता है बैक ईएमएफ की वैल्यू कम होती है, जैसे जैसे मोटर के ऊपर लोड बढ़ता चला जाता है बैक ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा होती चली जाती है। और अगर मोटर के ऊपर लोड जो है ना वो हम मोटर की बर्दाश्त से ज्यादा उसके ऊपर मोटर के ऊपर लोड हम शिफ्ट कर दें तो ज्यादा देर तक जब मोटर चलेगी तो उसकी वाइंडिंग जो है ना वो बर्न हो सकती है हीट अप होके। ये कॉन्सिक्वेंस जो है इसके हो सकते हैं। 15.12 कैन ए डीसी मोटर बी टर्न्ड इनटू ए डीसी जनरेटर। ऊपर वाले तकरीबन जो है ना ये क्वेश्चन है। यस, एक डीसी मोटर जो है वो ऑलमोस्ट एक डीसी जनरेटर की तरह ही होता है। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर जो है ना तकरीबन इनकी कंस्ट्रक्शन सेम होती है, प्रिंसिपल। व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी डन। मोटर क्या करती है, मोटर को हम बाहर से पावर देते हैं, करंट सप्लाई करते हैं और मोटर घूमती है। लेकिन जनरेटर में हमें क्या करना पड़ेगा, जनरेटर में हमें ये करना पड़ेगा कि बाहर से किसी चीज से जो मोटर है ना उसको घुमाना पड़ेगा। जब बाहर से किसी भी वे में हम लोग मोटर को घुमाएंगे तो मोटर के अंदर जो कॉइल या आर्मेचर है वो मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, तो उसमें जो है ना करंट जो है वो इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी, ईएमएफ। चेंजेस हमें क्या करना पड़ेगी, हमें चेंजेस ये करनी पड़ेंगी कि मोटर का जो लोड है ना लोड को हटा के बाहर से किसी वे में हम लोगों ने मोटर को घुमाना शुरू कर देना है। ठीक है, तो जो सप्लाई है पहले मोटर को चलाने के लिए बाहर से हम लोगों ने मोटर के साथ बैटरियां सप्लाई लगाई होती है ना, सप्लाई को हटा देंगे और जो लोड है ना सप्लाई को भी हटा देंगे और लोड जो है ना वो क्या लेंगे उसको चेंज करके हम लोग इसके ऊपर जो है ना उसको बाहर से घुमाना शुरू कर देंगे मोटर को। Yes, DC motor can be converted into DC generator because their construction is same। हमने ये पढ़ा था बुक में। The armature coil of the motor is coupled with some rotating body। हमने क्या करना है कि हम लोगों ने बाहर कुछ जिस्म जो रोटेट कर रहा है ना उसके जरिए मोटर को रोटेट करना शुरू करना है ताकि मोटर के अंदर जो कॉइल है वो घूमना शुरू करे। ड्यू टू रोटेशन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस एंड एज ए रिजल्ट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ये पता है जी, हम लोग लोड को जो है ना वो रिप्लेस कर देंगे। बैटरी जो है पहले जो लगाई हुई है उसकी जगह पे कोई और चीज चलाने के लिए आप मोटर के ऊपर लगा सकते हो, तो आपको लगाओ जो है ना वो मिलेगा कि सोर्स जो है ना उसको हम लोग लोड से जो है ना वो रिप्लेस कर सकते हैं। 15.13 इज इट पॉसिबल टू चेंज both the area of the loop and the magnetic field passing through the loop and still not have an induced EMF in the loop। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहा है, वही वाला टॉपिक है। क्या ऐसा मुमकिन है कि हम दो चीजें चेंज करें, एक तो मैग्नेटिक फील्ड को और दूसरा लूप के एरिया को चेंज करें और दोनों के चेंज करने से मैग्नेटिक जो है ना वो ईएमएफ इंड्यूस ना हो। यस, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास जो फैराडे लॉ बार बार यूज हो रहा है उसमें चीज आ रही है E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये वाला अगर तो हम लोग इस तरह से फ्लक्स को चेंज करें कि डेल्टा फाई की वैल्यू जीरो रहे हर वक्त तो फिर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। डेल्टा फाई, फाई में दो चीजें हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड फाई इज इक्वल टू बी और ए, दोनों चीजें हैं, एरिया भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दो चीजें चेंज हो रही हैं। तो इस तरह से चेंज करें कि दोनों की चेंज जो है ना वो जीरो के इक्वल हो। तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो रहा है तो एरिया उस वक्त कम होना चाहिए। जितना मैग्नेटिक फील्ड एक टाइम में ज्यादा हो रहा है उतना अगर एरिया कम हो जाएगा तो ओवरऑल इफेक्ट सेम रहेगा, चेंज जीरो हो जाएगी। और अगर किसी लम्हे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रखा है तो एरिया को ज्यादा होना चाहिए, जितना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा उतना एरिया ज्यादा कर दें, जितना एरिया कम हो उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो। दोनों को अगर इनवर्सली हम लोग चेंज करें ना, बिल्कुल इन इक्वालेंस के दोनों में चेंज जो है ना वो सेम रहे, चेंज जो है वो इक्वल टू जीरो रहे क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस वक्त जो है वो हमारे पास
उसमें ज़ीरो हो सकता है। इस तरह से दोनों को चेंज करना है कि दोनों का नेट जो चेंजिंग मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट है ना, वो हमारे पास इक्वल हो जाए ज़ीरो के। डेल्टा फाइव बी जो है ना वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए। अगर डेल्टा फाइव बी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा तो उस वक्त जो है वो नेट इफेक्ट ये चीज़ पैदा होगी। यस इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग दोनों चीज़ें चेंज करें कि लूप के एरिया को भी, एक लूप का एरिया है, लूप का एरिया भी चेंज हो रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा हो। एक्सप्लेनेशन, इफ वी चेंज बोथ बी एंड ए इन ऑफ द लूप इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की प्रोडक्ट जो है वो सेम रहे, तो फिर जो है ना उस वक्त जीरो होगा। बताया कि अगर एक चीज ज्यादा हो रही है दूसरी को कम करते चले जाए, जितनी एक चीज ज्यादा हो रही है उतनी दूसरी चीज अगर कम करेंगे ना, तो इस तरह से दोनों की प्रोडक्ट सेम रहेगी। उतने उतने गुना की अगर बात कर ले, जितने गुना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो रहा है उतने गुना एरिया कम हो जाए, या अगर मैग्नेटिक फील्ड जितने गुना कम हो रहा है उतने गुना एरिया को ज्यादा कर दें, तो दोनों की प्रोडक्ट सेम रहेगी और चेंज जो है वो जीरो होगा। तो फिर ये वाली चीज जो है ना डेल्टा फाई अगर जीरो हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसकी वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाएगी। ये था जी हमारे पास 15.13, कम ही रह गए हैं। 15.14 देखते हैं। 15.14 में है कि कैन, हम बोर्ड को थोड़ा रेज कर लें, डस्टर भी अवेलेबल है इधर। ओके, 14 है, कैन एन इलेक्ट्रिक मोटर बी यूज टू डिराइव एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विद द आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर बीइंग यूज्ड टू ऑपरेट द मोटर। वो कह रहा है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर चले, इसको सुन लीजिएगा ध्यान से, एक मोटर को चला के हम लोग उससे इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाएं। एक मोटर चल रही है और मोटर के चलने से हम लोग उन मोटर के साथ इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाएं। अब जब इलेक्ट्रिक जनरेटर चलेगा तो करंट पैदा होगी, और जो जनरेटर करंट पैदा कर रखा है उसी करंट से हम लोग मोटर को चलाएं। दो चीजें हैं ना। वो कह रहा है कि मोटर के चलने से जनरेटर चले, मोटर घूम रही है तो उसके घूमने से जनरेटर घूमे, तो जब जनरेटर घूमेगा चलेगा तो करंट पैदा होगी। अब जो करंट जनरेटर पैदा कर रहा है उसी करंट से वो मोटर भी चल रही है। क्या ऐसा मुमकिन है कि क्या ऐसा मुमकिन है? दो चीजें हैं कि जनरेटर जो है उसके चलने से करंट जो पैदा हो रही है उससे मोटर चले, और मोटर के घूमने से जनरेटर जो है ना वो घूमे तो करंट पैदा हो। बाहर से कोई और चीज हम लोगों ने इसमें अप्लाई नहीं करनी। क्या ये पॉसिबल है? अगर तो डिसिपेशन वगैरह जो है ना, सारे फ्रिक्शनल लॉसेस वगैरह सारा कुछ वो जीरो हो तो फिर ऐसा मुमकिन हो भी सकता है, लेकिन ऐसा हकीकत में इसलिए पॉसिबल नहीं है कि एनर्जी जो है वो ज़ाया हो रही होती है बहुत सारे मीन्स में। जब ये दोनों चीज़ें चलेंगी तो आपको साउंड एनर्जी भी जो है ना वो सुनाई दे रही होती है, एनर्जी साउंड की फॉर्म में भी जा रही होती है, एनर्जी हीट की फॉर्म में भी लॉस हो रही होती है। वहाँ पे फ्रिक्शनल इफेक्ट्स भी मौजूद होते हैं, क्योंकि इतने सारे इफेक्ट्स जो है ना वो एनर्जी को ज़ाया कर रहे होते हैं। इससे एनर्जी ज़ाया होती है, वेस्ट होती है, डिसिपेट होती है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है कि ये वाले सारे लॉसेस जो है ना वहाँ पे वो मौजूद होते हैं। अगर तो परफेक्ट सिस्टम एक बनाए कि उसमें फ्रिक्शनल लॉसेस ना हो तो मे बी ये पॉसिबल हो भी सकता है, लेकिन हमारी जो यूनिवर्स है, फिजिक्स जो है, उसके लॉस ये जो है ना वो अलो ही नहीं करते। फ्रिक्शन जो है उसको आप लोग बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, ना फ्रिक्शन जीरो हो सकती है, ना हीट लॉसेस जीरो हो सकते हैं, ना आपके पास जो है वो साउंड को आप लोग जो है वो जीरो कर सकते हो। तो एनर्जी क्योंकि इस तरह से वेस्ट हो रही है, इसलिए एक सेल्फ परपेचुअल सिस्टम जो है वो अलो नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेल्फ परपेचुअल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक के चलने से दूसरी चीज चले और दूसरी के चलने से पहले वाली चीज चले। बाहर से कोई भी फोर्स वो कह रहा है कि हमने अप्लाई नहीं करनी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये वाली चीज यहाँ पे भी हमें देखते हैं क्या मिलता है। नो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है। An electric motor cannot be used to drive an electric generator with the output from the generator being used to operate the motor, because it is the violation of laws of conservation of energy. It becomes a self-operating system which works without getting energy from the external source.
एक्सटर्नल सोर्स से तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी ना, वो एनर्जी कहाँ पे यूज होगी, ये जो फ्रिक्शनल लॉसेस हैं इसके लिए। अगर फ्रिक्शनल लॉसेस ना हो तो फिर मे भी पॉसिबल हो, लेकिन फ्रिक्शन लॉसेस हम खत्म नहीं कर सकते। अगर कोई आप लोग सोशल मीडिया पे वीडियो देखती हो ना ऐसी, तो वो बिल्कुल फेक होती है। आप लोगों को जो है ना वो बेवकूफ बनाने के लिए उसने कुछ ना कुछ एनर्जी का सोर्स यूज किया होता है जो हमें नजर नहीं आ रहा होता। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई कह रहा है जी हम लोग जो है ना वो वैसे मोटर को घुमा के उससे एनर्जी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सारी चीजें बेवकूफ हम लोग को बना रहे हैं, झूठी हैं। फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये वाली चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। 15.15 A suspended magnet is a suspended magnet is oscillating freely in a horizontal plane. The oscillations are strongly damped when the metal plate is placed under the magnet। वो कह रहा है कि जी हमारे पास एक मैग्नेट बार है, ठीक है, इस मैग्नेट बार को ना हमने ऊपर कहीं पे बांधा हुआ है पेंडुलम की तरह, और ये पेंडुलम की तरह ना ऑसिलेट कर रही है इस तरह से, ठीक है, टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रही है। तो सब जानते हैं कि ऊपर ये बार जो है ना वो कह लेंगे जब मैग्नेट टू एंड फ्रो करेगा तो नीचे वाला जो एरिया है ना उसमें से इसकी ऑसिलेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके असरात भी चेंज होंगे, क्योंकि कभी ये दूर जाएगा कभी इसके नजदीक आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स नीचे वाले एरिया से चेंज हो रहा है। अब अगर नीचे हम लोग कोई मेटल प्लेट रखेंगे ना, तो मेटल प्लेट के अंदर से ये उसके ऊपर वाली ऑसिलेशन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से भी गुजरेंगी, इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट जो है ना वो पैदा होगी, और एडी करंट्स बनेगी, क्लोज करंट लूप्स पैदा होंगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर वाले की डैम्प जो है ना वो मोशन डैम्प होती। डैम्प का मतलब कि उसका जो है ना वो एम्पलीट्यूड कम होता होता वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ऊपर मैग्नेट मूव कर रखा है नीचे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रखा है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से मेटल में हमारे पास जो है ना वो करंट इंड्यूस होगी, तो करंट इंड्यूस होने की वजह से इसमें भी एक मैग्नेट पैदा होगा जो ऊपर वाले मैग्नेट के इफेक्ट को अपोज करेगा, जिसकी वजह से ये वाली डैम्पिंग जो है ना वो होती है। अपीयर लेंजेस लॉ यहाँ पे भी जो है ना वो यूज हो रहा है, हर जगह पे लेंजेस लॉ देखने को मिल रहा है। 15.16 एक ट्रांसफार्मर है, उसमें से चार वायर्स जो है ना वो ट्रांसफार्मर के अंदर से जो है ना वो चार वायर्स बाहर निकली हुई हैं। तो हमें ये नहीं पता कि इनमें से जो है ना वो उनको जो है ना वो किस तरह से रेशो में जो है ना वो लगाना है। चार वायर्स उसके ऊपर कुछ भी मार्क नहीं हुआ हुआ, चार वायर्स का मतलब कि उनमें से दो वायर्स जो है ना वो प्राइमरी की होंगी और दो वायर्स जो है ना वो सेकेंडरी कॉइल्स की बाहर उसने निकाली हुई है। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए यही चीज होती है ना कि दो कॉइल्स होती हैं ट्रांसफार्मर में। देख लेते हैं इसकी शेप को। ये देख ट्रांसफार्मर एक ही कोर के ऊपर जो है ना वो देखें कि एक कॉइल इस तरफ नजर आ रही है हमें और एक कॉइल दूसरी तरफ नजर आ रही है हमें, लेकिन हमें नहीं पता, ऊपर मार्क नहीं है कि प्राइमरी कौन सी है सेकेंडरी कौन सी है। तो कोई इसमें जो है ना वो मुश्किल काम नहीं है। इसमें लिखा गया है कि पहले हम लोग ना एक ओहम मीटर यूज करेंगे। ओहम मीटर को यूज करके देखेंगे कि कौन कौन से चार पेयर में से दो दो पेयर बनाने हैं ना, तो कौन कौन सी दो कॉइल्स जो है ना वो वायर्स आपस में कनेक्टेड है। तो जो दो दो वायर जो है वो आपस में कनेक्टेड होंगी, वो उनमें से एक प्राइमरी की जो है ना वो होगी और एक सेकेंडरी की होगी। चार वायर हैं तो चार में से दो दो का सिर्फ आपस में कनेक्शन होगा। तो कनेक्शन जो है उसको देखने के लिए कि किस वायर का किसके साथ कनेक्शन है, और हम मीटर यूज करेंगे। तो फिर दो कॉइल्स आप लोग पता चल जाएगा कि ये दो पेयर्स बना लोगे आप, तो उनमें से एक पेयर प्राइमरी का बन जाएगा एक सेकेंडरी का बन जाएगा। तो फिर आपको पता है फिर जो है ना वो कह लें कि ट्रांसफार्मर के लिए हमारे पास रेशो हमने पढ़ी थी कि ये वाली रेशो, इसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग जो है जो भी काम करना हो वो देखा जा सकता है। वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। इस तरह से आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। 15.17 कैन ए स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस द पावर लेवल। इसके दो पार्ट है। नहीं, हमने तो ये पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर जो है वो पावर का लेवल अप नहीं करता बल्कि वोल्टेज का लेवल अप या डाउन उससे होता है। तो पावर जितनी इनपुट पे पावर ट्रांसफार्मर को दी जाती है ना तकरीबन उतनी ही है, उससे थोड़ी सी कम पावर हमें आउटपुट पे मिलती है। ट्रांसफार्मर पावर लेवल को अप या डाउन नहीं करता बल्कि वोल्टेज के लेवल को करता है। पहले का क्वेश्चन का आंसर है जी नहीं, ट्रांसफार्मर जो है वो तो पावर को चेंज नहीं करता, पावर को अप नहीं कर सकता। नो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैन नॉट इंक्रीज पावर लेवल
ठीक है, ये नीचे लिखा भी हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम ट्रांसफार्मर को इनपुट पे कम एनर्जी या पावर दें और आउटपुट पे हम लोगों को ज्यादा एनर्जी मिले। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें यही कहती है कि किसी सिस्टम को जितनी पावर इनपुट मिलती है उतनी ही पावर या एनर्जी सिस्टम हमें वो आउटपुट पे भी देता है। हाँ, पावर की शेप चेंज हो सकती है एनर्जी की, ये लिखा हुआ है। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में है कि एक ट्रांसफार्मर में दो दो कॉइल्स है ना, ट्रांसफार्मर बनाने के लिए जो दो कॉइल्स होती हैं, ये देखें, थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई आप कर लो बेशक। कि ट्रांसफार्मर बनाने के लिए जो कॉइल्स होती है ना, लुक ओवर हियर, इन कॉइल्स के दरमियान में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता, ये दोनों कॉइल्स इलेक्ट्रिकली आपस में कनेक्टेड नहीं होती। तो इनमें अगर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है तो इनमें चार्ज भी फ्लो नहीं करता। अगर एक कॉइल से दूसरी कॉइल में चार्ज फ्लो करके नहीं जाता तो इसमें करंट कहाँ से आती है? तो सबको पता है जी, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से करंट पैदा हो रही है। जब एक वायर में करंट गुजरेगी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा, दूसरी कॉइल में से गुजरेगा, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फ्लक्स के दूसरी कॉइल में से गुजरने की वजह से करंट जो है वो दूसरी कॉइल में इंड्यूस होती है। ये पढ़ा है हमने 15.18। When the primary of a transformer is connected to AC means the current in it is very small। हाँ जी, वो कह रहा है कि जब एक ट्रांसफार्मर जी हम लोगों ने सर्किट में लगाया हुआ है, पहले जो है वो दो स्टेप्स हैं। पहले स्टेप्स में जो है ना वो हम लोगों ने सिर्फ ट्रांसफार्मर की प्राइमरी जो है ना उसको सर्किट में कनेक्ट किया है, सेकेंडरी कॉइल जो है वो ओपन है। तो सब जानते हैं जी, अगर सेकेंडरी कॉइल ओपन होगी तो सेकेंडरी कॉइल में से तो करंट उस वक्त फ्लो नहीं कर रहा होगा, तो पावर उस वक्त यूज नहीं होगी। जब सेकेंडरी को ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल के ऊपर कोई चीज कनेक्ट करके ट्रांसफार्मर से पावर हम आउटपुट लेंगे, उस वक्त ज्यादा करंट उसमें से गुजरेगा ना। तो यही रीजन है कि जिस वक्त प्राइम सेकेंडरी कॉइल जो है वो ओपन होगी, उसमें कोई चीज नहीं लगाई होगी, तो पावर तो यूज नहीं हो रही। पावर अगर यूज नहीं हो रही तो उस वक्त ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल है ना उसमें बहुत कम करंट जो है वो फ्लो करेगा। लेकिन जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करते हैं, सर्किट क्लोज करने का मतलब कि प्राइमरी कॉइल जो सेकेंडरी कॉइल जो है, सेकेंडरी कॉइल में कोई चीज लोड के तौर पे हम लोग चलाना शुरू करते हैं, ट्रांसफार्मर से आउटपुट एनर्जी हासिल करते हैं। तो जब ट्रांसफार्मर से आउटपुट एनर्जी हम हासिल करेंगे तो जाहिर सी बात है उस वक्त ट्रांसफार्मर जो है ना वो फिर ज्यादा पावर जो है वो यूटिलाइज करना शुरू कर देगा। यही है कि जब सेकेंडरी कॉइल कनेक्टेड नहीं होगी तो उस वक्त कम पावर यूज होगी, जब सेकेंडरी कॉइल कनेक्ट करेंगे तो उस वक्त ज्यादा पावर इसलिए यूज होगी क्योंकि अब एक्सटर्नल सर्किट सेकेंडरी कॉइल से पावर को ड्रा करना शुरू कर देगा। तो उस वक्त जो है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल जो है वो भी ज्यादा करंट जो है ना, पावर जो है वो इनपुट पे जो है वो ड्रा करना शुरू जो है ना वो कर देगी। लें जी, ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 15 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। और कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बार बार जो है ना वो एक ही चीज़ इसमें यूज़ हो रही है। लेंजेस ला वाला इफेक्ट ज़्यादा हमने देखा, या जो एक फैराडे लॉ पढ़ा था, कुछ इसी किस्म के इफेक्ट्स जो है ना यूटिलाइज करके एक्सरसाइज को हम लोगों ने जो है ना वो देख लिया है।